Now electric flux for the closed surfaces, or you can say the 3D surfaces, which is the second part of electric flux. So for 3D or the closed surfaces, when we talk or think about the closed surfaces, what do you remember? I think in your mind it comes to be closed surface, like suppose there is cube, there is a sphere. Okay, there is cube, there is a sphere, there is cylinder, like this, such type of objects when there are, then how can we find the flux linked with this? So in this case, the whole surface, because suppose this is the surface irregular, any surface it can be. So from here we have to calculate the flux, we choose a one part of the very small part of the surface, which is called the small surface area element, you can say, very small surface element. So we simply took a surface element. Suppose हम जब तरबूज वाटरमेलन खरीदने जाते हैं और जो वाटरमेलन बेचने वाला है उससे हम पूछते भैया टेस्ट कराना, तो एक छोटा सा पीस काट कर देता है, समझ में आया? तो जो ऐसे उसका जो सबसे पहले सरफेस पे से एक छोटा सा चाकू से नाइफ से उसको काट कर, तो वो जो छोटा सा सरफेस है ऐसा ही हमको यहाँ पे समझना है, तो हम जल्दी समझ जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, तरबूज खरबूजा जैसी कोई, या क्रिकेट बॉल जैसी, या मान लीजिए सिलेंडर जैसी कोई वस्तु है, और उसमें से फ्लक्स की बात करना है, तो फिर हम वो पहले वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिकॉज दैट फॉर्मूला इज मेड ओनली फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स, एंड नाउ द ऑब्जेक्ट्स हैव चेंज फ्रॉम 2D to 3D, the one more dimension has increased. So in this way we always selects a small part, a small surface on the small element of a given surface, and we used to say that, as I have tried to explain shown here, suppose the surface area of this small surface element is dA, which is always perpendicular to surface. This is only the thing that you have to keep in your mind. Electric field in any direction, all from the first one video I am telling you that if you are talking about electric flux, electric field can be in any direction. In such way, how much flux is going to be passed through this, means how many electric field lines are passing through this small part of this surface. To calculate this, first we have to go like this, that the small, suppose we will calculate like this, E dot, suppose you can write a delta A, but if one more element I can select from here, and so on. If we divide this whole element into different, suppose you are eating a one रोटी, आप एक रोटी खाते हैं तो पूरी रोटी एक बार में मुंह में नहीं रखते ना हम लोग, हैं, उसके ग्रास बनाते हैं, तो जैसे वहाँ ग्रास होता है यहाँ पे स्मॉल सरफेस एलिमेंट बोला जाता है। बस समझ में आ गया आपको? तो अगर आप ग्रास में समझते हैं कि हम रोटी तोड़ तोड़ के जो खाते हैं एक एक टुकड़ा, जिसको हम ग्रास बोलते हैं, उसी टाइप से जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हम इकट्ठा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हमारे पॉसिबल नहीं है, in that case we divide the given surface into the very small surface elements, and from each element if some flux is going to be come out, suppose एक छोटे से टुकड़े से इतना है, जैसे आप रोटी का टुकड़ा तोड़ते हो तो कभी इतना जाता है, कभी किसी से इतना जाता है, कभी आप बड़ा टुकड़ा भी तोड़ लेते हो, तो यहाँ पे भी ये फिक्स है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ एरिया वेक्टर अलग अलग रहेगा। एनीवे, तो इस टाइप से हम पहले एक छोटे से टुकड़े का फ्लक्स निकालेंगे, और ऐसे सभी टुकड़ों के फ्लक्स को अगर हम सिग्मा लेंगे और इनको ऐड कर देंगे, सिग्मा मीन्स ऐसे सभी पूरी सरफेस को मैं ऐसे कर दूंगा और इसके एन टुकड़े किए, सपोज मैंने एन स्मॉल एलिमेंट्स किए इसके, तो उन सबसे टोटल फ्लक्स जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब हम इसका सिग्मा लेंगे, जब हम इसका सिग्मा ले लेंगे, तो एक्चुअली ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, इसको आपको ध्यान उतना ही देना है समझने के लिए, बाकी मेन चीज़ ये, तो ये जो हमारा डेल्टा है वो डिफ्रेंशिएशन टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस छोटे से एलिमेंट जिसका कि एरिया वेक्टर डीए है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलने वाली फ्लक्स, अब देखें हम इस सरफेस को एक फ्लैट सरफेस के जैसा यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने वही फॉर्मूला लगा दिया जो 2D सरफेस के लिए, और बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप एक तरबूज का छोटा पीस देखते हो तो आपको क्या, आपके हाथ में अगर आप तरबूज के ऊपर वाली सरफेस जो कि आपके हाथ में है वो कैसा दिखता है, एकदम फ्लैट, मतलब हम यहाँ पे फ्लक्स निकालने के लिए हम वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि 2D के लिए लगाया था, तो बस वही करना है। तो इस प्रकार अगर इतने से टुकड़े से ये फ्लक्स निकली, तो ऐसे सभी टुकड़ों से कितनी फ्लक्स बाहर आएगी ये निकालने के लिए हम नेट फ्लक्स के लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे? क्योंकि ये सरफेस कॉन्टिन्यूस, रिमेंबर, जब कॉन्टिन्यूटी मिलता है तो ही हम इंटीग्रेशन अलाउड होता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। फिर हमको अगर कॉन्टिन्यूस नहीं, डिस्क्रीट है, मतलब ये टुकड़े सपोज अलग अलग होते, ये बॉडी एक बॉडी नहीं होती, तो फिर हमको ऐसा ही करना पड़ता है, इसको उठाया, उसको लिया, इसको लिया, सबको प्लस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि एक सिंगल बॉडी है और 3D ऑब्जेक्ट है,
तो हम उसका टोटल फ्लक्स, नेट फ्लक्स जिसको हम बोलते हैं, कितना नेट फ्लक्स इस बॉडी से बाहर आ रहा है या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बॉडी में से पास होकर जा रही हैं, उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, एंड डी फाई इज किसी भी एक टुकड़े से जितनी फ्लक्स जा रही है उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये जो है ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आता है। नेट फ्लक्स to a given surface, 3D surface, can be calculated by integration over the surface E dot dA, and this is the net flux for the linked with the 3D object or the closed object. अब closed में means आपके पास सपोज स्फीयर है तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास क्यूब है तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, आपके पास सिलेंडर है तो आप यही फॉर्मूला, उसके जैसी कितनी भी चीज़ें हैं तो एक्सेट्रा। और इसी सभी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये सब 3D ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब के लिए अगर फ्लक्स निकालना हो तो यही सही। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि इसी लेक्चर में मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, जैसे डाई मतलब होता है दो और पोल का मतलब समथिंग अपोजिट, तो यहाँ पोल का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे को इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी आएगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक सिस्टम है। सिस्टम कब होता है, जब एक से ज़्यादा वस्तुएं, व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू थिंग्स व्हेन कंबाइंस टुगेदर एंड दे फॉर्म समथिंग दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। ओके, तो सपोज हियर, suppose there are two positive, sorry, let's repeat it. Electric dipole is a system of two equal and opposite charges. Equal means equal in magnitude, remember equal in magnitude, it means क्या कि अगर ये 10 कूलम है तो it should also be 10 कूलम. If this is of 10 coulomb positive, then 10 coulomb negative. If it is 10, it is 5, it will be not but dipole. So the definition says, if two equal and opposite, means one should be positive and one should be negative. If two equal and opposite charge are kept at some distance, say d, then if you multiply the magnitude of any one of them charge and distance between them, it gives something to us that is called electric dipole moment. It is very very important and new physical quantity in this chapter. So if you are talking about electric dipole, it's a system of two, already I mentioned. So the next, the something which is associated with the electric dipole, what is that? जो इसके साथ जुड़ा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल जब भी आप पढ़ेंगे, आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि उसकी जो ताकत होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, कि एक चार्ज अपने आप में पावरफुल होता है, अगर दो चार्ज आपस में आ जाएंगे तो क्या दे रहे हैं, मतलब आपके लिए उसका इंपॉर्टेंस क्या है या उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसको बताने के लिए यहाँ पे एक होता है स्ट्रेंथ, जिसको मेजर किया जाता है इन द नेम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P. It is and it is given as magnitude of any one charge into distance between them. Okay, sometimes this distance is taken for the symmetry, because when you will be calculating for the symmetry purpose, we used to write it A and A, from left to midpoint A and from right to midpoint the A, means it is total distance, or sometimes in some textbook it is also taken as a 2A. So finally, electric dipole moment of a electric dipole is given magnitude of a charge of any one charge and distance between them, which is simply Q into 2A. Now it is a vector quantity. When it says the vector quantity, what will be the direction? Is direction always taken from negative to positive, or you can say the opposite to the electric field, or its SI unit is coulomb into meter. Its SI unit is coulomb into meter. Okay, next one, in next video we will be talking about the Gauss law in its application. Thank you very much.